हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका है 24 जैन 2023 का, लेवल 2 वालों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो डेवलपमेंट है उसमें 4 फेज होती है। इमोशनल डेवलपमेंट, एक होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एक होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चारों ही जो विकास की अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसमें से संवेगात्मक विकास का हिस्सा कौन सा है। इंटरपर्सनल, अटेंशन और मेमोरी, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो आपका संवेगात्मक विकास होता है, जिसमें आपके इमोशंस आते हैं, जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, आपका लव, ये सब क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल जो होती है ना, दिस इज़ योर, दूसरे को जब आप मतलब दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हो। इंटरपर्सनल होता है कि जिसमें आप सामने वाले को रीड करने की कोशिश करते हो कि ये क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बेसिकली वी हैव एम्पैथी फॉर द अदर पर्सन। तो इंटरपर्सनल स्किल इज टोटली रिलेटेड विद योर इमोशनल डेवलपमेंट। अटेंशन और मेमोरी जो होती है ना, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि आप कितने ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं और कितना ध्यान से आप चीज़ों को दिमाग में रख पा रहे हैं। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम फिजिकल डेवलपमेंट होता है। परसेप्चुअल और मोटर कैपेसिटीज़ भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा, आपका इंटरपर्सनल स्किल, जिसे हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल। ठीक है, जिसमें आप दूसरे जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। विच फैक्टर डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है और इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के डेवलपमेंट को। हेरेडिटी, फिजिकल मूवमेंट एंड सोशियो कल्चर फैक्टर। तो यहाँ पे तीनों ही जो है वो बच्चे के जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता, हम पढ़ते हैं कि जो जेनेटिक होती है उसमें जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स टू फीटस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का जो शारीरिक वातावरण है वो कैसा है, मतलब बच्चे का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट है तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उस केस में बच्चे की जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। सोशो कल्चर फैक्टर, कि बच्चा कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करती हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एट द स्कूल। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए को सही से बताता है, ए और आर सही है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज़ फॉल्स एंड बोथ ए एंड आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि बच्चे का जो गतिक कौशल होता है, जहाँ पे बच्चा दौड़ना, चलना, फिरना, घूमना, ये सारी चीज़ें सीखता है, तो वो लर्निंग में इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्कूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए बच्चे में स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, या फिर बच्चे को बिल्डिंग तक चल के जाना है, तो अगर बच्चे का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, बच्चे का गति कौशल ही प्रॉपर नहीं है, तो बच्चा चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली उन चीज़ों को लेके परेशान रहेगा। लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं, आपका डेवलपमेंट और लर्निंग जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इवन दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जो अधिगम होता है वो आपके विकास को प्रभावित करता है, जो विकास होता है वो आपके अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आपका डेवलपमेंट प्रॉपर है तो ही आपकी लर्निंग प्रॉपर होगी। अगर मान लीजिए आपका फिजिकल डेवलपमेंट रुक गया है, आपका संज्ञानात्मक विकास इतना नहीं है, तो आप लर्निंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इमोशन आज आपका इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया है, जैसे मान लिया किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग और डेवलपमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पढ़ते हैं, वो बच्चे की लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट सपोज बच्चा ना तो दौड़ पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना फिर पा रहा है, ना घूम पा रहा है, ना ही बच्चे को लिखना आ पा रहा है, ना ही बच्चा कोई ड्राइंग कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे की अधिगम, बच्चा जब लिख ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली उसका अधिगम अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए और आर जो है वो दोनों ही गलत है। What is the role of a family and peers in the development and socialization of children in the middle school? जो 9th और 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनमें फैमिली और जो पीयर्स हैं उनका क्या रोल होता है। जो फैमिली होती है ना, ये किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन की, याद रखिएगा, प्राइमरी एजेंसी होती है। ठीक है, और जो पीयर्स होते हैं वो सेकेंडरी एजेंसी होती है, जिसमें कॉलेज आता है, लाइब्रेरी आती है, पीयर्स आते हैं, मीडिया आता है, ये सब सेकेंडरी एजेंसी हैं। फर्स्ट एजेंसी और प्राइमरी एजेंसी जो होती है वो फैमिली होती है।
बोथ हैव नो रोल, बिल्कुल ही गलत है क्योंकि दोनों का ही रोल होता है। फैमिली डजंट हैव एनी रोल, पीयर्स हैव ए सिग्निफिकेंट रोल, नहीं, ऐसा नहीं है कि फैमिली का कोई रोल ही नहीं होता। पीयर्स डोंट हैव एनी रोल, फैमिली हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल, ऐसा भी नहीं है कि पीयर्स का कोई रोल नहीं होता, केवल फैमिली जो है उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है। दोनों की ही इंपॉर्टेंट होती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में। ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन किस टाइम पे कहाँ। अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करोगे आप तो फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है फैमिली की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होने लगती है और पीयर्स जो है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जैसे ही बच्चा 9th-10th क्लास में आता है, आपने देखा होगा बच्चा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भूमिका ही नहीं है, लेकिन कम भूमिका है। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 से 6 साल का जब बच्चा होता है, तो उसमें फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। A student is able to interpret the logic of a verbal statement without questioning the validity of the statement in reality. According to Piaget, at which stage of cognitive development is the student? जीन पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इन्हें हम संज्ञानवादी बोलते हैं। लेव वाइगोस्की ने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी और कोलबर्ग भी आपके नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये तीनों ही संज्ञानवादी हैं। अब इसमें पूछा है कि एक बच्चा है, ये क्या करता है, शाब्दिक कथन का जो तर्क है उसको बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पे बेसिकली है कि बच्चा जो है वो लॉजिक को इंटरप्रेट कर पा रहा है एक वर्बल स्टेटमेंट के, मतलब वो चीज़ उसको सामने दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी वो चीज़ को दिमाग में सोच पा रहा है बिना क्वेश्चन के कि इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या है, वाकई में ये स्टेटमेंट है भी कि नहीं है कि क्या है। लेट सपोज अगर आपने बच्चे के सामने बोल दिया ये एक्स फैक्टर है, ये वाई फैक्टर है, ये जेड फैक्टर है, अब ये तो मैंने ड्रॉ फिर भी कर दिया, अगर टीचर ड्रॉ भी ना करे फिर भी बच्चा उस चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज करता है, उस चीज़ को दिमाग में क्रिटिकली सोचता है, तो वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें आपकी डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है। इसमें बच्चा एनालाइज करता है चीज़ों को, चीज़ों का तर्क स्थापित करता है और लेकिन अमूर्त रूप से। इसमें भी बच्चा तर्क करता है लेकिन मूर्त रूप से। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 होती है। इसमें एक तो इमिटेशन होता है जिसे हम अनुकरण बोलते हैं, आप जैसा करोगे बच्चा वैसा ही करता है। दूसरा स्टेज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो वस्तु स्थायित्व होता है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका सेंट्रेशन प्रोसेस होती है, आप किसी भी समस्या का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डिसेंट्रेशन होता है, आप एक ही अवस्था के, मतलब इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। दूसरी अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, खुद की ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, बाकी उसको कोई मैटर नहीं करता। एनिमिज्म होता है जिसमें बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है। नार्सिज्म होता है जिसमें बच्चा सिर्फ खुद से प्यार करता है। इसमें पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है, अगर आप कंटेनर की साइज बदल देंगे तो उसको लगता है वॉल्यूम भी चेंज हो गया है। जबकि मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे में संरक्षण आ जाता है, उसको ये चीज़ पता रहती है कि अगर कंटेनर की साइज चेंज हुई है तो भी उसमें जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल इक्वल है। संवेदीगामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक 11 से 15। सो आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वास्तविक परिस्थिति से वो संबंधित किए बिना, ठीक है, वो रियल सिचुएशन में उसको नहीं रिलेट कर रहा है, फिर भी वो उसके बारे में थिंक कर पा रहा है, मतलब उसकी डिडक्टिव थिंकिंग है, निगमनात्मक थिंकिंग जिसको बोलते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की जो थिंकिंग होती है दैट ऑफ एडल्ट्स, वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है, इन्फीरियर होती है, सुपीरियर होती है। मतलब जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, मात्रात्मक रूप से अलग होती है, कम होती है और बेहतर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग गुणात्मक रूप से जो बच्चों की सोच होती है ना, वो वयस्क से क्या होती है, अलग होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से सोचता है, जबकि बड़े जो हैं वो चीज़ों को लेके बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। हो सकता है बच्चा बोल रहा है, बच्चे का अपना एक थोड़ा ईगोसेंट्रिक नेचर होता है चीज़ों को लेके, ज़रूरी नहीं वो दूसरे की ओपिनियन को कंसीडर कर पाए, जबकि जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो सामने वाले की बात को एक बार के लिए सुनते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। क्वांटिटेटिवली दोनों में ही इक्वल होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा होती है बड़े में कम होती है, ना इन्फीरियर होती है ना ही सुपीरियर होती है।
जीन पियाजे का अगर आपसे एक क्वेश्चन सीटेट और पूछता है कि इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, क्योंकि इन्होंने सोशल और कल्चर बैकग्राउंड को जो है बिल्कुल भी अपनी थ्योरी में इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन और सोशल कल्चर बैकग्राउंड को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। यही रीज़न था कि इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एट विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट do individuals believe that rules should involve mutual agreement and the rights of the individual should be protected? मतलब जो नैतिक विकास है कोलबर्ग का, उसके किस चरण में व्यक्ति का मानना है कि नियमों से आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें आने लग जाए ना कि नियमों में आपसी समझौते, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, ऑब्वियसली वो आपका पोस्ट मोरलिटी है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल है। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ये पक्का उसी का ही आपका एग्जाम्पल होगा। जो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास है ये होता है आपका कन्वेंशनल लेवल, जिसमें समाज में कुछ बच्चे ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो उनका एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि आप बनना है तो इनके जैसा बनो। यहाँ पे पूछा है कि नियम में आपसी समझौता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सामने वाला बस, लेट सपोज अगर हम किसी एनजीओ की बात करें तो ये ना हो कि सामने वाला सिर्फ डोनेट करता जा रहा है, उसमें ये होना चाहिए कि वो आपको एक्सप्लेन भी करें कि आपका पैसा जो है वो कहाँ पर जा रहा है, और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा इसमें की जानी चाहिए। ये होता है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। पनिशमेंट और ओबेडियंस जो आपका ओरिएंटेशन होता है, इसमें बेसिकली चीज़ होती है कि आप किसी भी काम को सिर्फ इस डर की वजह से नहीं करते हो कि अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो आपके पेरेंट्स या तो आपको डांटेंगे या फिर आपको मार पड़ेगी। ये होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास होता है जिसमें सामने वाले का नेचर जो है वो आपके नेचर को डिसाइड करता है। ठीक है, अगर सामने वाला आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप उसके लिए अच्छा करेंगे, अगर सामने वाला कुछ भी गलत करता है तो आप भी सेम तरीके से उसको आंसर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। इन हिज थ्योरी लेव वाइगोस्की प्रपोज दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया था कि सीखना जो है वो ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो इनकी थ्योरी का ही नाम था सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चा जितना ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा, जितना ज़्यादा पीयर सपोर्ट लेगा, उतना ज़्यादा बच्चे के ज्ञान का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पे सपोर्ट किया था? कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि बच्चा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। पीयर्स ग्रुप, यानी कि बच्चों के ग्रुप बना दिए जाए तो बच्चा बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करता है। सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हो समाज में बच्चे को लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। एक इन्होंने टर्म दी थी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। आपसे ज़्यादा अनुभवी कोई इंसान है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। एक इसमें आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होती है शुरुआती मदद ढांचा या आलम्बन, जहाँ पे बच्चा अगर किसी भी प्रॉब्लम को लेके स्टक हो रहा है तो उसको पूरा आंसर ना बता करके या पूरी हेल्प ना दे करके क्या कीजिए, बच्चे को क्लूज दीजिए। एक होता है आपका ZPD, जहाँ पे बच्चा बिना टीचर की मदद के और टीचर की मदद से जहाँ तक पहुँचता है, तो बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं ZPD। बच्चा अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक जो पहुँचता है दैट इज कॉल्ड ZPD। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सोशियो कल्चर करेक्ट। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ लेव वाइगोस्की थ्योरी इज दैट, निम्न में से लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर थिंग्स कम्प्लीटली ऑन देयर ओन। बच्चा जो है उसको चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए अपने खुद के उस पर, कि पूरी तरह से वो चीज़ों को खुद खोजें। चिल्ड्रन शुड बी रिवॉर्डेड अप्रोप्रिएटली टू इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर। जो बच्चे होते हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए अप्रोप्रिएटली बच्चे के, जो भी बच्चा मतलब डिज़ायरेबल बिहेवियर दे रहा है। अगर बच्चा कुछ अच्छा व्यवहार क्लास में शो कर रहा है तो बच्चे को आप रिवॉर्ड दीजिए। चिल्ड्रन शुड बी पनिश टू डिक्रीज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। अगर बच्चा कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको कम करने के लिए बच्चे को पनिशमेंट दीजिए। चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन दियर लर्निंग। जो बच्चा है उसको गाइड कीजिए और असिस्ट कीजिए उसके अधिगम में। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट क्लासरूम इम्प्लीकेशन जो होता है, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे को आप स्कैफोल्डिंग दीजिए, यानी कि शुरुआती मदद या ढांचा प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे यही बोला है चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड
और असिस्टेड इन देयर लर्निंग। लेकिन बच्चे को पूरी तरह से मदद नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए बच्चा किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहा है तो आप पूरा आंसर बच्चे को बता दें, नहीं, बच्चे को छोटे छोटे क्लूज दीजिए, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए कि बच्चा अपने ओरिजिनल आंसर तक खुद पहुंच सके। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर थिंग्स कम्प्लीटली ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कम्प्लीटली आप फ्री हैंडेड छोड़ देंगे। चिल्ड्रन शुड बी रिवॉर्डेड, ये चीज़ बोली थी BF स्किनर ने कि अगर आपको बच्चे को जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना है देन गिव हिम रिवॉर्ड। पनिशमेंट की भी BF स्किनर ने ही बताया था। रोमा हेल्प्स जसप्रीत सॉल्व ए क्रॉसवर्ड पजल। जो रोमा है वो जसप्रीत की मदद करती है एक क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने में बाय गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, कुछ कुछ प्रॉम्प्ट्स और क्यूज देके। ग्रेजुअली रिड्यूसिंग हर सपोर्ट, धीरे धीरे वो क्या कर रही है, अपने सपोर्ट को कम कर रही है जैसे जैसे जसप्रीत जो है वो इसमें बेटर होती जाती है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्कैफोल्डिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे बेहतर ना करने लगे। तो रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना किसका उदाहरण है, पाठ, अनुकरण, अधिगम, बहुबुद्धि और संज्ञानात्मक द्वंद्व। जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसमें आप अच्छे अच्छे या बुरे बुरे के बीच में संघर्ष करते हैं। जैसे लेट सपोज आपके घर में शादी है लेकिन आपका क्या है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो उस चीज़ को लेके आपके दिमाग में द्वंद्व चलेगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ों को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, नेगेटिव को भी लेके होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ये थ्योरी दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने, जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। उन्होंने बुद्धि के 8 टाइप बताए थे। हर इंसान में सारी बुद्धि होती है लेकिन कोई एक इंटेलिजेंस ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है। अनुकरण अधिगम होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस चीज़ का अधिगम करते हैं। लेकिन पाठ, ढांचा या स्कैफोल्डिंग जो है यही वर्ड है जो लेव वाइगोस्की ने यूज़ की थी, जहाँ पे MKO जो होता है वो बच्चे को शुरुआती मदद देता है। हिंदी में इसके कई नाम है, पहाड़ है, ढांचा निर्माण है, आलंबन है, बट इंग्लिश में सिर्फ इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। In a progressive classroom, the teacher should be didactic and keep the children in control by maintaining pin drop silence. Children learn only when teachers exercise total control over them. यहाँ पे पूछा है कि जो समावेशी कक्षा होती है, प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें टीचर को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। ना तो ये सही है ना ही ये सही है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है ना, उसका मतलब होता है जहाँ पे अर्थपूर्ण अधिगम होता हो, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, जहाँ बच्चा खुद से चीज़ों को डिस्कवर करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और फिर उसके बाद खुद ही चीज़ों को लेके वो इन्फेरेंस निकालता है, ठीक है। बच्चा खुद से सारी चीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट होके करता है। टीचर इसमें पैसिव होता है लेकिन बच्चा एक्टिव होगा। जबकि यहाँ क्या बोला है, टीचर शुड बी डायडेक्टिक एंड कीप द चिल्ड्रन इन कंट्रोल बाय मेंटेनिंग पिन ड्रॉप साइलेंस। कि जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, मतलब सेंटर में खुद होना चाहिए, खुद चीज़ों को डील करेगा और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, साइड में कर दे। तो वो चीज़ क्या होती है, जब बच्चा पैसिव हो जाएगा तो पैसिव लर्निंग कभी भी आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पार्ट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन टीचर्स एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर देम। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टीचर रूलिंग होता है बच्चे तभी सीखते हैं। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं और एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं कि बच्चे को जहाँ ज़रूरत है बस वहीं पे हेल्प दें, तो उस केस में भी बच्चा एक अच्छी लर्निंग करता है, ठीक है। और पिन ड्रॉप साइलेंस अगर क्लास में है तो वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं होती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब ही यही है जहाँ पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे, या तो स्टूडेंट टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो या फिर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4, दोनों ही गलत है। इंडिविजुअल्स विद आर एबल टू मेक कनेक्शंस based on their prior knowledge and drawn to categorization, patterning and relationship between ideas। कौन से व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, अपने विचारों का वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। बहुत ध्यान से ये चीज़ देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अपना पूर्व ज्ञान मतलब खुद की ही जो प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर तो आप रिलेशन बना रहे हो,
और फिर आपके खुद के जो विचार हैं यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसके बाद आप उन चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हो, पैटर्ननाइजेशन कर रहे हो और उनमें रिलेशन जो है उसको देख रहे हो। तो सारी चीज़ आप खुद अपने अंदर ही चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो वो क्या होगा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उन लोगों में होता है जिनकी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव होती है, जैसे कवि हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये क्या बहुत नपा तुला लेकिन बहुत इफेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट देखें लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये होता है जहाँ पे आप प्रॉपर रीजनिंग के साथ हो, ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते हो। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें डांसर्स आते हैं जिसमें आपकी बॉडी जो है वो काइनेस्थेटिकली यानी कि गतिविधि वाली एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ओके सो गाइस, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होना चाहिए, बट आई डोंट नो कि सीटेट ने इसका 1 क्यों माना था। तो सीटेट के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर 1 है, बट मुझे नहीं पता इसका 1 इन्होंने क्यों कंसीडर किया है। अ टीचर्स रिमार्क इन ए को एजुकेशन क्लास टू बॉयज़, बी ब्रेव एंड डोंट बिहेव वीकली लाइक गर्ल्स वुड एनकरेज। अगर टीचर क्लास में, को एजुकेशन मतलब जहाँ पे लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, अगर उस क्लास में टीचर बच्चों को बोले लड़कों को बहादुर बनो और लड़कियों के जैसे एक्ट मत करो, तो ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? ओपनली ये किसको सपोर्ट करेगा? जेंडर स्टीरियोटाइप, जहाँ पे लड़का लड़की को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तीनों जो होते हैं, जेंडर इक्विटी, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, ये क्या करते हैं आपके सेंसिटिव चीज़ों जो है उसको प्रमोट करते हैं, मतलब लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन को ये सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये चीज़ बोलते हो कि लड़कियों के जैसे बिहेव मत करो, दैट मीन्स यू आर शोइंग गर्ल्स आर वीक, तो उस केस में क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। जो CCE होता है इसका पूरा नाम होता है आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेग्रीगेट करना और बच्चों को लेवल करना। ऐसा कुछ नहीं है कि CCE का मेन फोकस जो है वो बच्चों को सेग्रीगेट या लेबलिंग करना होता है, तो नेगेटिव है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पेडागोजी। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि टीचर्स जो है उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को पूरे साल पढ़ाया है उसको वो एक रिफ्लेक्शन होता है, एक मिरर दिखाते हैं ना कि कहाँ आप लैग कर गए, तो ये बिल्कुल सही है। इट इनकॉर्पोरेट्स असेसमेंट एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, ये मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि इस पर क्या होता है आपका FA होता है। FA कितने होते हैं? 4 होते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो FA जो होता है वो होता है आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट, ये होता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो पूरे साल चलने वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे को टाइम टाइम पे फीडबैक दिया जाता है और उनको करेक्ट किया जाता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट लर्निंग बाय इंड्यूसिंग फियर एंड एंजाइटी। अगर आप बच्चे के अंदर डर और एंजाइटी पैदा कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब ही यही है कि पूरे साल जो बच्चे का इवैल्यूएशन होता है, समय समय पे बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि बच्चे की शैक्षिक यानी कि स्कॉलस्टिक के साथ साथ आप को स्कॉलस्टिक जो है उसको भी इवेल्युएट करें, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों को ही आप बच्चे का मूल्यांकन करें। जरूरी नहीं जो बच्चा क्लास में पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो वो क्रिएटिव ना हो, या फिर जो क्रिएटिव है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो। दोनों चीज़ों को पैरेलली एग्जामिन कीजिए। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन मेयर रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन। कौन सा क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा, यानी कि बच्चा चीज़ों को लेके एनालाइज करेगा और सोचेगा, इसकी बजाय कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बच्चा रट के आया है बस रिकॉल करेगा और लिख देगा। इन विच ईयर वॉज द लास्ट सेंसस हेल्ड, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, इसका एक क्लियर कट आंसर होगा। मान लीजिए लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था तो बच्चा रट के उसको बता देगा। वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न, ये बच्चा रटा रटाया आंसर देगा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका भी एक फिक्स आंसर है। ये सारे क्या हैं आपके कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभिसारी क्वेश्चन है जिनका एक फिक्स आंसर होता है। हाउ कैन डेमोक्रेटिक आइडियाज टू बी प्रमोटेड इन ए सोसाइटी, ये आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है, जहाँ पे बच्चा अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके खुद परफॉर्म करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हर बच्चा अपनी थिंकिंग के हिसाब से बहुत अलग अलग देखा। तो ये क्या होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, जबकि इन तीनों में क्या होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स अ टीचर शुड। मान लीजिए कोई बच्चा वंचित समूह का है तो विद्यार्थियों को समावेशित
करके उसको सफल बनाने के लिए टीचर को क्या चाहिए। यहाँ आपसे बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो चीज़ पूछी है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें कई बच्चे होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कई बच्चे बीपीएल बच्चे होते हैं। तो जो वंचित समूह से आए बच्चे हैं उनको क्लास में समावेशित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर थ्रू वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग प्रकार की गतिविधि के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसके कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चा आपके साथ सिक्योर फील करेगा। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अगर आप उन बच्चों को डिस्करेज करेंगे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बस कहेंगे तो उसमें बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे आइसोलेट होता जाएगा। एनकरेज देम टू टेक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज़ बट नॉट ऑन स्टडीज़, उनको सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रमोट कीजिए, पढ़ाई के लिए नहीं, ये भी गलत है। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहिए। हम इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि तीनों ही क्या हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्या है कि अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे की जो कल्चर है उसके अलग अलग पहलू को शामिल कीजिए। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अ की पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी जो शिक्षा है उसकी प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या होती है। कोलैबोरेशन, सेग्रीगेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, लेबलिंग, ये तीनों ही क्या है, कंप्लीट नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते। सेग्रीगेशन कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं होता है कि इंटेलिजेंट बच्चों का ए क्लासरूम बना दी, मॉडरेट बच्चों की बी क्लासरूम बना दी, ये कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट नहीं करता। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ बच्चों को लेके आप नेगेटिव फीडबैक देते हैं और उनको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि नकारात्मक भेदभाव किया जाता है। कोई बच्चा अगर पैसे वाले घर से आता है तो उससे हम प्यार से बात करते हैं, कोई बच्चा अगर वंचित ग्रुप से आता है तो उसको हम फटकार के बात करते हैं, तो ये होता है आपका नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेबलिंग होती है कि हम किसी किसी बच्चे पे लेबल कर देते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा पढ़ाई में वीक है, तो ये सब नहीं करना है। बल्कि कोलैबोरेशन जो होता है, मान लीजिए ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये इस बच्चे को पढ़ा सकता है। ठीक है, ये होती है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे को आपस में सपोर्ट करके टीचिंग करते हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अ टीचर शुड सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप बाय, एक टीचर जो होता है उसको वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। क्रिएटिंग ए क्लासरूम ईथोस वेयर डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेड एंड एवरी चाइल्ड इज वैल्यूड, एक ऐसी कक्षा रणनीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट किया जाए और हर बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाए। बच्चे की जो शैक्षणिक क्षमताएं हैं उनकी पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों का समूह बनाया जाए। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाए। उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि जब वंचित समूह हैं उनको आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में डालना है, तो उसमें आप ऐसी कक्षा रणनीति का निर्माण कीजिए जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको आप टोटली एक्सेप्ट कर सके और हर बच्चे को सिक्योर फील कराएं, हर बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले और उनको इम्पोर्टेंट फील कराएं। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। समान क्षमता वाले बच्चों के अगर समूह आप बना रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली कॉल्ड द सेग्रीगेशन। उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, लेबलिंग हो गई कि ये वाले बच्चे जनरल कैटेगरी हैं, ये है, तो ये क्या होता है आपका लेबलिंग हो जाती है। पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन नहीं, टेक्स्ट बुक को सेंटर में रखकर बच्चों को रिकॉल नहीं करवाना है, उसमें वो रूट मेमोराइजेशन को हम प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप एक्सेप्ट कर सकें और हर बच्चे को इक्वली इम्पोर्टेंट माना जाए। A child's intelligence test score shows that she is above average. She is regular and active in the class. Her mathematics grades and writing skill is good. But when given the task of reading loudly, her performance is poor. The child is likely to have. मतलब एक बच्चा जो है उसकी एक बच्ची है जिसकी बुद्धि जो है वो परीक्षण का स्कोर ये दिखाती है, मतलब उसका जो IQ टेस्ट है वो ये दिखा रहा है कि वो एवरेज से ऊपर है। ठीक है, अब वो कक्षा में रेगुलर भी है और एक्टिव भी है, उसके गणित के जो ग्रेड हैं और लिखने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसे सस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरा है। तो बच्ची में कौन सा लक्षण होने की संभावना है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो यहाँ क्या होगा, डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है और यहाँ क्या है स्वस्वर पाठन करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के जो फनेटिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। वो गॉड को क्या बोलता है, डॉग, ठीक है, लक्स को क्या बोलता है, लुक्स,
डिस्ग्राफिया होता है जहाँ पे बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसकैलकुलिया होता है जहाँ पे बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को प्रॉपरली नहीं कर पाता। ऑटिज्म होता है जिसमें बच्चा खुद में ही लीन रहता है, उसको उसका सोशलाइजेशन जो होता है, मतलब सोशल इंटरेक्शन ज़ीरो होता है, बच्चा एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी होती है कि जब आप एक ही चीज़ को डाइवर्जेंट तरीके से सोचते हैं, ठीक है, यानी कि अपसारी तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। मान लीजिए कोई रबर बैंड है, इससे आपने डॉल बना दी, कोई पतंग बना दी, तो ये सब क्या होता है? आपका क्रिएटिविटी होती है। एबिलिटी टू रिपीटेडली परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर्ड, बिना ऊब के किसी काम को जब आप बार बार कर रहे हो ना, तो वो कभी भी क्रिएटिविटी का पार्ट नहीं होता है। ये होता है आपका यांत्रिकता, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रूट मेमोराइजेशन, ठीक है। एबिलिटी टू रूट मेमोराइज लॉन्ग पैसेज, जहाँ पे आप लंबे लंबे पैसेज को रटने लग जाते हैं, वो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे आप अपसारी ढंग से चीज़ों को सोचते हो। एबिलिटी टू कॉपी एंड इमिटेट अदर सेट एज, यहाँ पे इमिटेशन है, इमिटेशन कभी भी क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है कि मान लीजिए कोई पुराने कपड़े पड़े हैं, उनसे आपने सूट बना दिया, या फिर कोई चीज़ है, एक कोई क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत शॉर्ट फॉर्म में अलग तरीके से, डाइवर्जेंट तरीके से सोचा, ये सब होता है आपका क्रिएटिविटी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। हाउ इज लर्निंग लुक्ड एट इन सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव, जो सामाजिक रचनावाद परिप्रेक्ष्य होता है ना, उसमें ध्यान रखना बच्चा सेंटर में रहेगा, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चा खुद से चीज़ों को डिस्कवर करेगा, चीज़ों को एनालाइज करेगा, इसमें हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग होती है। सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे पैसिव एक्विजिशन हो गया, तो यानी कि बच्चा क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बच्चा सिर्फ क्लास में बैठ रहा है और जैसे श्रोता नहीं होते उनके जैसे से ज्ञान को सुनता जा रहा है, तो ये क्या है, गलत है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जहाँ पे भी परमानेंट चेंज होगा ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो बिहेवियर होता है वो बाय द टाइम धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन, यह आपका व्यवहारवाद होता है, जहाँ पे आप स्टिमुलस और रेस्पॉन्स जो है उनके बीच में कंडीशनिंग करते हैं, जैसे पावलोव, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि सामाजिक रचनावाद कक्षा में बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होके समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। नेक्स्ट है 22, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसका उदाहरण क्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमेशा मास्टरी ओरिएंटेड गोल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में निपुणता पाने के लिए उस काम को करते हैं। एक्सटर्नल गोल आपका कहीं भी नहीं होता है कि बाइक मिलेगी, ये सब होते हैं आपके एक्सटर्नल गोल। तो स्टडी टू गेट फर्स्ट प्राइज़, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आपको जो फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं। लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरिसिटी, बिल्कुल सही बात है, जहां आप अपनी जो क्यूरिसिटी है यानी कि उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए पढ़ते हैं, ये क्या होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और यही होता है आपका मास्टरी ओरिएंटेड गोल। कंप्लीटली वर्क टू गेट एप्रिसिएशन, सिर्फ सराहना पाने के लिए उस काम को करना, एक्सटर्नली मोटिवेशन होता है। कमिंग फर्स्ट टू गेट अ बाईसाइकिल, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कि आप साइकिल के लिए क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। Effective teaching includes forming positive relationship with student and giving importance to their emotional needs. Emotions and learning are interrelated. जो इफेक्टिव टीचिंग होती है यानी कि जो प्रभावी शिक्षण होता है, उसमें जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो बनाया जाता है बच्चे और उसकी इमोशनल नीड जो है उसको इम्पोर्टेंस देकर, यानी कि बच्चा जो होता है उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को अगर आप महत्व देते हो तो आप बच्चे के साथ क्या करते हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हो, क्योंकि इमोशन और लर्निंग जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहे हो, जहाँ बच्चा आपके साथ सिक्योर और कंफर्टेबल फील कर रहा है और उसकी जो इमोशनल नीड है उसको आप इम्पोर्टेंस देते हो। जैसे मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ को लेके परेशान है या फिर उसका मूड ख़राब है या जो भी है, वो फिज़िकली फिट नहीं है, तो उस केस में उसके जितने भी इमोशंस हैं उनको जब आप समझते हो तो उसमें क्या होता है, बच्चा आपके साथ एक मतलब उसमें कनेक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में कनेक्ट होता है, क्योंकि जो लर्निंग होती है ना और जो इमोशंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड है। ये बात बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स जो होते हैं सेट लर्निंग गोल्स
वो क्या करते हैं, लर्निंग गोल जो है उसको सेट करते हैं, बिलीव करते हैं कि एबिलिटी स्टेबल और परमानेंट है, ये कभी भी नहीं होता। उनका हमेशा ये बिलीव होता है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर का मतलब होता है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। तो ऐसे बच्चे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं लेते हैं और ना ही उनकी जो भी एबिलिटी है वो परमानेंट होती है। वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ बाय द टाइम वो करते रहेंगे, ठीक है। सेट वेरी इजी और नो गोल्स, ऐसा नहीं है कि उनका कोई गोल ही नहीं होता है, उनके गोल फिक्स रहते हैं। जैसे वो डिसाइड करेंगे कि आज हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है, ये सब्जेक्ट फिनिश करना है, तो उनके गोल्स डिसाइडेड रहते हैं। सीक हेल्प एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट दियर लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही है कि वो क्या करते हैं, लर्निंग जो है उसको सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता और मदद लेते हैं। तो यहाँ पे जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर होंगे वो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सीखने के लक्ष्य तय करते हैं कि हमको कहाँ तक सीखना है और क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसके लिए वो दूसरों की सहायता और मदद लेते हैं, जिससे उनकी लर्निंग जो है वो ईजी और फैसिलिटेट हो जाए। उनके गोल स्टेबल और परमानेंट नहीं होते हैं, आसान लक्ष्य रखते हैं या फिर कोई लक्ष्य नहीं होता, ये भी नेगेटिव है। क्वेश्चनिंग बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा जो प्रश्न पूछना है उसको इग्नोर किया जाना चाहिए, नहीं उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। शुडंट बी अलाउड, ऐसा नहीं है, उसको अलाउ कीजिए जिससे आप बच्चे की जो थिंकिंग है उसको समझ पाएँ। शुड बी एनकरेज, बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए, जिससे बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी पढ़ाया है बच्चे ने उसको कितना ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली व्हेन द टीचर, बच्चे जो है वो प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब टीचर डजंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। जब टीचर उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेगा तो बच्चा सीखेगा क्यों। हैज़ वेरी लो एक्सपेक्टेशन टू देम, अगर आप किसी बच्चे से ना के बराबर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या बहुत कम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। डजंट गिव एनी ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट्स, उन्हें किसी भी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब बच्चा इफेक्टिव होकर सीख रहा है तो उसका मतलब ये है कि बच्चे को आप ऑटोनॉमी दीजिए, बच्चे को फ्रीडम दीजिए, जिससे बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी थ्रू डिस्कवरी लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो खोज अधिगम के द्वारा अपनी चीज़ों को निकालता है, यानी कि बच्चों को चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। During the teaching learning process, children are constantly encouraged by the teacher to create new knowledge through exploration, games and various practical activities. This is an example of, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो टीचर है उसके द्वारा बच्चों को लगातार नई खोज, खेल और अलग व्यावहारिक गतिविधि के माध्यम से नए ज्ञान को सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये किस चीज़ का उदाहरण है, एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारी है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि बच्चा खुद से खोज कर रहा है, खेल खेल में सीख रहा है, और बिहेवियरल एक्टिविटी यानी कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ज्ञान को सृजित कर रहा है। परंपरागत कक्षा का, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है, नहीं, ये ट्रेडिशनल क्लास नहीं होती है और ना ही इसमें टीचर सेंटर में होता है। एक ऐसी कक्षा जिस पर टीचर किताबी ज्ञान से हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने का महत्व देता है। मतलब एक ऐसा टीचर है, मतलब टीचर क्या कर रहा है, किताबी ज्ञान यानी कि बुक के ज्ञान से हटकर चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ के माध्यम से लर्निंग करवा रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी कक्षा जिसमें टीचर को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, ये नेगेटिव है, क्योंकि टीचर जो है उसको जानकारी है तभी वो क्या कर रहे हैं, अन्वेषण करवा रहे हैं, बच्चों को खेल खेल में सिखवा रहे हैं, और जो बिहेवियर एक्टिविटी है उसके माध्यम से ज्ञान को वो डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट। कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें क्या करना चाहिए, ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इन विच चिल्ड्रन हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग एंड दियर एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी खुद से लर्न करने की और एक्टिव पार्टिसिपेट करने की। क्लासरूम जिसमें टीचर फोकस करता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, हमेशा पॉजिटिव होगा, लर्निंग की रेदर देन टेक्स्ट बुक नॉलेज। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। While teaching diverse group of learner, a teacher shouldn't have any discussion regarding the social and culture context of students. बच्चों का जो अलग प्रकार का समूह है यानी कि विविध प्रकार का जो समूह है उसको पढ़ाते समय टीचर को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, बच्चे का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। ठीक है। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है।
क्योंकि बच्चा जो है, जब आप एक डाइवर्स ग्रुप को पढ़ाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स होते हैं, तो टीचर जो है उसको डिस्कशन करना चाहिए बच्चे की सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे की संस्कृति को क्लास में लेके आते हैं, बच्चे का जो सोशल बैकग्राउंड है उसको क्लास में लाते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को लेके मोटिवेट होता है। बच्चे को लगता है कि नहीं, मेरी जो कल्चर है उसको भी प्रायोरिटी दी जा रही है। बच्चा आपके साथ सिक्योर और कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि जो सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो बच्चे के अधिगम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, बच्चे को किस तरीके से आप सिखा सकते हैं, बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी पहले से है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स। टू फैसिलिटेट डीपर लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग अमॉन्गस्ट द स्टूडेंट ए टीचर शुड। बच्चों के बीच जो गहरी संप्रयात्मक समझ है उसको विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अवधारणा को याद करने पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें बच्चे के अंदर रूट मेमोराइजेशन नहीं करना है। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड को यूज़ करो? नहीं। अगर आप डायरेक्ट मेथड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो आप बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ये काम कर लो, ये मत करो, तो उस केस में क्या है, बच्चा खुद से चीज़ों को करने की कोशिश नहीं करेगा। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे को मटेरियल्स और रिसोर्स प्रोवाइड करो जिससे बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू चीज़ों को फैसिलिटेट कर सके और लर्निंग जो है उसको अपने तरीके से इफेक्टिव बना सके। मेक वर्बल प्रेजेंटेशन एंड डिस्करेज क्वेश्चनिंग बाय चिल्ड्रन। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। और वर्बल प्रेजेंटेशन में आप एक्टिव है, बच्चा पैसिव है। जो डेमो मेथड होता है उसमें बच्चा क्या होता है, पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। तो यहाँ पे बच्चे को आप रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए, बच्चे को प्रोविजनल चीज़ें दीजिए जिससे बच्चा अपनी लर्निंग जो है उसको फैसिलिटेट कर सके। तो सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Using diverse physical learning material help the children to make a progression in learning concept in a sequence of। जो अलग अलग टाइप के भौतिक शिक्षण सामग्री हैं उनका उपयोग करने से बच्चों के सीखने की जो अवधारणा है उसमें किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचला क्रम और जटिल से सरल। जब किसी भी बच्चे को आप कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको बच्चे को रस्सी के बारे में पढ़ाना है या फिर ब्यूएंट फोर्स के बारे में पढ़ाना है, आप क्लास में उस चीज़ को मूर्त रूप से दिखा रहे हैं। अगर हम आम ही है, अगर उसको क्लास में लेकर आ रहे हैं तो बच्चा मूर्त से अमूर्त जाता है, यानी कि सामने ऑब्जेक्ट देख रहा है और फिर जब आप आम के बारे में कुछ बच्चे को बताएंगे तो बच्चा उस चीज़ को रिलेट करके ईजिली अपने दिमाग में बिठा लेगा। अपरिचित से परिचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल टीचिंग मटेरियल जो है उनको यूज़ कर रहे हो, तो बच्चा परिचित से अपरिचित जाएगा, निचले क्रम से ऊंचे क्रम पे जाता है और सरल से जटिल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।